नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चले मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश की गति को और तेज करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन पहल पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की श्रृंखला मध्य प्रदेश। So that's the burgeoning and brilliant ITS and ESDM sector in Jabalpur, and be a part of the growth story of this very prosperous land. डिवीजन जहाँ पर आप हैं इस जबलपुर डिवीजन, यहाँ पर कुछ 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसमें जबलपुर, कटनी, नरसिंहनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मांडला और डिंडोरी है। ये पूरा रीजन महाकौशल रीजन कहलाता है और इसमें जबलपुर शहर है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला भी शहर है। दिस इज अ जबलपुर डिवीजन outside and have these 8 districts, which is Jabalpur, Katni, Nuni, Chhindwara, Balaghat, Mandla and Dindori. And this is entire region is known as region. Jabalpur stands as the largest city, the region with also the most populated. Jabalpur एक रॉकी बेसन पर सिचुएटेड है और नर्मदा नदी जो हमारे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है, आसपास काफ़ी छोटी बड़ी पहाड़ियाँ भी हैं, झीलें हैं और मंदिर हैं। और उन एक पहाड़ी पर मदन महल है, जो कि एक गोंद फोर्ट है, जो राजा मदन सिंह द्वारा 1100 AD में बनवाया गया था। इसके बाद जबलपुर को सिलेक्ट किया गया हेडक्वार्टर कॉन्फेडरेसी का 1781 में, और उसके पश्चात ये ब्रिटिश कमीशन का भी हेडक्वार्टर्स, और फिर म्यूनिसिपैलिटी 1800 में। जबलपुर एक रेल और रोड के जंक्शन पर सिचुएटेड है, और जैसे कि आपने फिल्म में भी है, जबलपुर मिलिट्री हेडक्वार्टर्स भी है यहाँ पर, सेंट्रल कैनन कैरेज फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एम्यूनिशन डिपो है, विनिर्माण के क्षेत्र में अनेक इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, फूड प्रोसेसिंग, सॉ मिलिंग इंडस्ट्रीज। सिटी के अंदर हाई कोर्ट भी है, स्टेट हाई कोर्ट, साथ साथ अनेक पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं हाई एजुकेशन के, जिसमें से जो नोटेबल हैं जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ साथ जबलपुर कल्चरल हब भी कहलाया जाता है, तो वेरियस सेंटर्स ऑफ लिटरेसी एंड कल्चरल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज आर आल्सो हियर। आसपास के एरिया में हवेली बहुत मशहूर है, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, और ये नर्मदा रिवर के वेस्टर्न साइड पश्चिम की तरफ आती है, जहाँ पर चावल, ज्वार, ग्राम, ऑयल सीड्स और अन्य क्रॉप्स उगाए जाते हैं। साथ साथ जबलपुर और ये पूरा एरिया खनिज धातुओं से समृद्ध राज्य है, क्षेत्र है, और जिसमें आयरन और लाइमस्टोन, मैंगनीज, बॉक्साइट, क्ले, फायर क्ले, स्टीलाइट, वेल्सपार, ओचर, ये काफ़ी एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप बुद्धिस्ट के, हिंदूज के, जैन्स के काफ़ी पुराने अवशेष भी देखेंगे, जैसे आप जब यहाँ रीजन में घूमने को निकले। इसके साथ साथ नर्मदा जो यहाँ पर जब जबलपुर में एंटर करती है, और उनमें से आप में से काफ़ी सारे लोग विशेष रूप से बेड़ा घाट गए होंगे, धुआं झरना वहाँ पर आपने देखा होगा, और फिर आगे थोड़ा सा शांत होती हुई धुआंधार नर्मदा नदी शांत मार्बल रॉक्स है जो संगमरमर के पहाड़ हैं, वहाँ से निकलती, और बहुत ही सुंदर पूरा वहाँ पर बोटिंग भी और मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये जगह। जबलपुर के बारे में थोड़ा सा आपको और बताते हुए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रेल से, रोडवेज से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है, एयरवेज से। रोबस्ट रोड नेटवर्क में कुछ 5.1 लाख प्लस किलोमीटर का पूरा रोड नेटवर्क है, 40 से ज़्यादा यहाँ पर नेशनल हाईवे से ये कनेक्टेड है। 112 डेवलप्ड और इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, 14 न्यू ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, 7 स्मार्ट सिटीज़ यहाँ पर हैं, 7 एयरपोर्ट हैं पूरे हमारे इस मध्य प्रदेश में, 550 से ज़्यादा
ट्रेन्स यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रदान करती हैं। इसके साथ साथ 6 इंडियन कंटेनर डिपोज हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में भी जानते होंगे कि हमारे इंदौर को हमेशा से सम्मानित करता आया है स्वच्छता के क्षेत्र में, द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री। इसके साथ साथ यहाँ पर लो कॉस्ट ऑफ लिविंग और एक बहुत ही तालमेल बनाया हुआ वर्क लाइफ बैलेंस है। इसके साथ साथ जहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए है 24/7 स्टेबल पावर सप्लाई है, कॉम्पिटिटिव पावर टैरिफ्स हैं। लैंड बैंक की बात करें तो कुछ 1.25 लाख से ज़्यादा एकड़ की भूमि यहाँ पर लैंड बैंक के रूप में मौजूद है और पानी की, बिजली की कोई समस्या नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मध्य प्रदेश शासन निरंतर आया है और एक अचीवर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। इसके साथ साथ जहाँ तक पर्यटन का सवाल है, यहाँ पर 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 2 ज्योतिर्लिंग हैं, पार्क्स हैं और हेल्थ के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश अपनी पहचान बनाता हुआ एम्स, अपोलो, फोर्टिस जाने माने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं। स्किल्ड मैन पावर है और उसकी तरफ 14 इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप 100 रैंकिंग ऑफ NIRF 2022 में उनकी गिनती में आए। 14 इंस्टीट्यूट्स इन द टॉप 100 रैंकिंग ऑफ NIRF 2022। अब हम आपको एक लघु बनाना चाहेंगे मध्य प्रदेश के को फूड बास्केट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही उपजाऊ भूमि है और अनेक क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जाते हैं, निर्यात भी किए जाते हैं। सो अ फिल्म ऑन द फूड बास्केट ऑफ इंडिया। India, a country known for its savory spices and delicious culinary delights, is also a country known for one of the largest food processing industries in the world. Driven by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's Make in India initiative and clarion call, Vocal for Local, the Indian food processing sector's output is soaring new heights. Among the front-runner states, there is a state driving the growth forward and has emerged as an epicenter of investment in the country. It provides a conducive ecosystem with ample land, water, surplus quality power, developed industrial areas, robust connectivity, and skilled manpower. The land brimming with opportunities, having highest area under cultivation in the country. Welcome to Madhya Pradesh, the food basket, India. Best performing Indian state in food grains production and in exports of scented rice and wheat. The state is rich in milk production and surplus quantity is available for dairy, milk processing industry. Under the able leadership of Chief Minister, Madhya Pradesh has established itself as an industry-friendly state, ensuring ease of doing business to investors. The state offers most lucrative policy for food processing sector, like investment promotion assistance up to 60% of investment in plant and machinery. Presence of food sector giants is itself a testimony to Madhya Pradesh being the most sought after destination for investment in food processing sector of India. With an output benchmarked to international standards, Madhya Pradesh exports across the world. Be a part of this growth story and explore attractive investment opportunities in the future-ready state. Come, invest in Madhya Pradesh. तो विशेष रूप से जो एग्रीकल्चर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो अनुकूल नीतियां मध्य प्रदेश शासन द्वारा हैं, उसके तरफ एक हमारा
सेक्टोरल सेशन रहेगा जो कि 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, और ये हमारे इसी हॉल में, बेड़ाघाट हॉल में आयोजित किया जाएगा। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India is heading towards the ambitious goal of becoming a $5 trillion economy. As a state's contribution to the vision of $5 trillion economy, Madhya Pradesh is setting up the PM Mitra Park in Dhar. With support from Ministry of Textiles, Government of India, the PM Mitra Park will boost the growth of textile industry in the state and will drive the overall economic growth in the state. Presence of 60 plus large textile mills, thousands of looms and millions of spindles in the state are playing a key role for promoting exports from the state. Surplus of quality power and abundant water for industrial usage, skilled workforce, ample of land parcels available near major urban centers with identified workforce catchment areas. Bespoke fiscal incentives are making Madhya Pradesh an ideal location for textile manufacturing. Presence of globally reputed textile-focused design and technology institutes such as NIT Bhopal, NIFT Bhopal, IITDM Jabalpur, apparel training design centers in Indore, Bhopal, Gwalior and Chhindwara. Peaceful work environment in the state leading to enhanced productivity make MP a mature textile and garment market. With major textile centers present at Indore, Ujjain, Devas, Bhopal, Jabalpur, Chhindwara, Burhanpur, Dhar, Khargone, Khandwa and Gwalior. There is a thriving presence of textile and garment clusters across the state. More than 3 lakh people are employed in textile industry in the state, with women's majority. Madhya Pradesh has received the highest investment in the state's textile sector under the PLI scheme of Government of India. The upcoming PM Mitra Park, spread across 1,563 acres of land and situated 100 kilometers from Indore and 55 kilometers from Ratlam near the Delhi-Mumbai Greenfield Expressway, will be an integrated park with common facilities like plug-and-play infrastructure, CETP, workers' hostel and housing, warehousing and logistics, along with training and incubation center, with utilities being charged at competitive rates, along with lucrative incentives offered by Government of India and Government of Madhya Pradesh. The park will strengthen the entire value chain of textile industry with a potential to generate 2 lakh employment opportunities. Under the leadership of Honorable Chief Minister, MP's textile industry is transforming the threads of these possibilities into the fabric of a progressive tomorrow. And towards the many opportunities in textiles and garments, again we have a special session, that's a sectoral session, which is going to be from 1:30 to 2:30 onwards in this very hall, the Bedaghat Hall. I would also like to invite here on the dais Shri Ashish Vaishya ji, the Chairman CII MP Council. May I request you, sir, to please grace the dais. Madhya Pradesh, the heart of a progressive India, strategically located, power surplus and a vast land bank, rich in natural reserves and exploring opportunities
for rare earth metals. Led by an industry-friendly approach that is strengthened by the abundance of a skilled workforce. A state with just the right components that make it the growth center of India's manufacturing industry, where progress is the mantra and economic upsurge is the reality. Taking forward the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi of achieving Atmanirbharta, Madhya Pradesh is poised towards creating a thriving hub for defense. Madhya Pradesh, the receptacle of critical defense industrial infrastructure, fortifying the nation's defense. Making available a ready ecosystem, the state boasts of being the ordnance strength of the country, with many arsenal production factories. Right from the manufacturing of artillery cannons, production of heavyweight bombs, and even the most advanced small arms manufacturing units. Gwalior has Maharajpur Air Force Station that is equipped with 4th generation fighter fleets, where a tactics and air combat development establishment prepares the most professional combat and strike fighter pilots. With a drone school in Gwalior and more to come, the airstrips are being planned to be utilized by drone manufacturing industries for drone testing and promotion of the regional connectivity scheme UDAN. Madhya Pradesh is home to 14 educational institutes featured in the top 100 ranking of NIRF 2022 across various disciplines, ensuring availability of skilled manpower. It also has a dominant presence of defense education and military training institutes for value addition to the nation's armed forces. With easy access to nationally accredited testing laboratories for private players, existence of defense and heavy engineering companies and their suppliers for over 40 years, the state is leveraging economic opportunity to emerge as the defense hub of the country. Madhya Pradesh has a continuous focus on ensuring ease of doing business, making the climate favorable for aerospace and defense industries, encouraged by proactive administration, supportive political system, and a pro-business approach. Digital advancement in land allotments. Start your business in 30 days initiative. Propel the aerospace and defense sector here like nowhere else. Transparent policies curated specifically for the sector in the state address the developing needs of the aerospace and defense industries. In essence, presenting incredible opportunities for the defense sector, offering incredible value. Yes, Madhya Pradesh is brimming with untapped defense industry potential, ready to scale a new horizon and launch the state into a promising future. Madhya Pradesh, future ready and open for defense sector business. Are you? So scaling greater heights in the defense sector is Madhya Pradesh. And towards that, we have an exhibition, the defense exhibition, which has been organized, the ground floor, in the Ma Sharda Bhavan. हम आप सभी का विशेष रूप से पुनः धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमें इस दूसरे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तरफ भी। कोई 3000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है और इसके साथ साथ काफ़ी लोग हमारे साथ ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा अनेक इकाइयों का, वहाँ पर जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के MPIDC के में आते हैं, के तहत आते हैं, वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहाँ पर हमारे विधायकगण, माननीय सांसदगण, हमारे उच्च अधिकारीगण और उन इकाइयों के कैप्टन्स एंड लीडर्स ऑफ दैट इंडस्ट्री, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसके साथ साथ आम जनता और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा और वो हमारे साथ जुड़ेंगे भी उस समय जब, इनफैक्ट अभी तो वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट उन तक भी जा रहा है और तब विशेष रूप से उनसे हम कनेक्ट करेंगे वहाँ पर जो ऊपर लोग हैं। अरे पूरा MP देखन को एक जन्म से कम न चले, बार बार जन्म लेना पड़े। हमारी कहानी सुनाई? रे धिन धिनक धिन धिन धिनक धिन धिन धिनक धिन। रे पहले जन्म में हम टाइगर बन के पेच देखे, हम टाइगर बन के पेच देखे। दूसरे जन्म में लंगूर बन के बना, फिर तितली बन के बांधवगढ़ भी देख लिया पूरा, पर पूरा MP देख न पाया, रह गया काम अधूरा। हाय दिन दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन। चौथे जन्म में भीम बेटका कैसे देखा? चिट्ठी बन के भीम बेटका, चीनी बन के, जातक बन के सतपुड़ा देखा, मोर बन के खजुराहो देखा। रे उड़न की लहरी बन के मैंने और झाखुरा, पर पूरा MP देख न पाया, रह गया काम ओमकारेश्वर। अरे कैसे देखा? ओमकारेश्वर तोता बन के, मांडू देखा बन के मैना, ग्वालियर देखा, अरे शिवपुरी देखा, पर आए न मन को चैना। धिन तिनक धिन। अरे 12 जन्म में कछुआ बन के नर्मदा पे ठहरा, फिर क्या? पूरा MP देख न पाया, हाय धिनक धिन धिन धिनक धिन, हाय धिनक धिन। बस अब जन्मों का है टिकट कटाया, MP ऐसा भाया, जो आया सो वापस आया, ये MP की माया। बोलो जो आया सो वापस आया, ये MP की भैया, बोलो जो आया सो वापस आया, ये MP की माया। तो दिव्य सजो, ये है मध्य का सुर, ताल और लय और मस्ती। और मध्य प्रदेश ने ही देखा तो क्या देखा, तो ज़रूर यहाँ पर आकर यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं उन्हें ज़रूर देखें। 11 नेशनल पार्क, 6 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व, 6 टाइगर रिजर्व्स और लैंड ऑफ टाइगर्स कहा जाता है। पास में ही कान्हा नेशनल पार्क है और थोड़ी दूर पर यहाँ से जबलपुर से हमारा बांधवगढ़ भी है, तो बहुत कुछ देखने को। और यहीं पर जबलपुर में जब हैं तो धुआंधार जो वर्ल्ड फेमस हैं हमारे मार्बल रॉक्स, उन्हें ज़रूर देखें। बोटिंग का भी अवसर मिले, समय मिले तो वो भी ज़रूर करें। तो बहुत कुछ देखने को, महसूस करने को, एक्सपीरियंस करने को यहाँ पर हमारे जबलपुर और मध्य प्रदेश में है। एन्जॉय योर स्टे हियर एंड we wish that your coming to Madhya Pradesh and coming to Jabalpur is productive in terms of interacting with the startups, entrepreneurs, the leading industrialists of this land, and forging alliances and partnerships and collaborations with them, business collaborations, and at the same time visiting this beautiful state.
अब हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतज़ार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ इस ऑडिटोरियम में होंगे। सबसे पहले वह भारतीय परंपरा में किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो वो अवश्य सफल होता है। तो दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत उद्घाटन। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी से, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की तालियों के बीच पुष्पगुच्छ और साथ साथ इस शॉल भेंट कर उनका अभिवादन, स्वागत, सत्कार करते हुए इसके साथ साथ स्वागत हमारे माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, माननीय पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री, उनका भी हार्दिक स्वागत। स्वागत हमारे माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह जी का। हमारी माननीय मंत्री महोदया श्रीमती संपत्तिया उइके, माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री,
और श्री चैतन्य कश्यप जी का, हमारे माननीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र लोधी जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत श्री लखन पटेल जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीदी सजनों, इस कॉन्क्लेव की शुरुआत में आप सभी के साथ थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि साझा करना चाहेंगे, विशेष रूप से जो निवेशक पहली बार मध्य प्रदेश में आ रहे हैं यहाँ पर निवेश करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में उद्योग को, रोजगार को, विकास को बढ़ावा देने हेतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी अनुकूल नीतियों के साथ हमारी सिंगल विंडो सेक्रेटेरिएट फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन और फैसिलिटेशन MPIDC, साथ में हमारे नेशनल पार्टनर्स CII और हमारे नॉलेज पार्टनर्स ENY, इन सभी के साथ मिलकर हम अपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स आयोजित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की तरफ, सतत और एक न्याय संगत विकास की तरफ, और हर घर में विकास और हर जिला में रोजगार के तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है, मानना है कि विकास तभी होगा जब हम हर घर तक इसे लेके जाएं और हर जिला में हम रोजगार प्रदान कर सकें। तो इसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए हमारा पहला रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हमने शुरुआत की महाकाल नगरी उज्जैन से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ, और फिर महाकाल रीजन से आगे बढ़ते हुए अब हम महाकौशल रीजन में है, यहाँ की उद्योग क्षमता का दोहन करने। और यहाँ पर संस्कारधानी जबलपुर में ये दूसरा रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। यह कॉन्क्लेव यकीनन सभी निवेशक जो यहाँ पर उपस्थित हैं देश और विदेशों से, आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, अवसर होगा यहाँ के औद्योगिक परिदृश्य को समझने का, इसके साथ साथ यहाँ के उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स से इंटरैक्ट करने, और यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स, उद्योगपति हैं, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर अपने USP इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ को साझा करने का, और दोनों के लिए एक विन विन कोलैबोरेशन होगा, एक फायदे का सौदा होगा, इसके साथ साथ प्रदेश हित और देश हित में होगा। और having this event of this stature and magnitude in Jabalpur is going to be not only going to be enhancing the image of Jabalpur, it's also going to be bringing in employment here, it's going to be boosting the MSME, expanding the vendor base here. तो देखा जाए तो सही मानने में यही सबके साथ के साथ प्रयास के साथ एक समावेशी विकास की तरफ हमारी सरकार का ये कदम है। अब हम आपके साथ मध्य प्रदेश में जो अनंत संभावनाएं हैं आपके निवेश की तरफ, उसकी तरफ प्रस्तुत करते हैं एक लघु फिल्म। ये फिल्म देवी सजनों हमारे मध्य प्रदेश के रिच कल्चरल हेरिटेज और यहाँ की टेपेस्ट्री को बहुत ही बखूबी से दर्शाती है। हमारे अतीत और गौरवशाली अतीत से संवाद करते हुए यहाँ के ऐतिहासिक चमत्कारों से लेकर हर गली कूचे में गूंजने वाली हमारी सांस्कृतिक विरासत तक, ये फिल्म हमारी विविधता, हमारे वैभव को दर्शाती है जो मध्य प्रदेश और यहाँ की संस्कारधानी जबलपुर को परिभाषित करती है। But then मध्य प्रदेश इज नॉट जस्ट अबाउट कल्चर। आज ये प्रगति, समृद्धि से भरपूर भूमि है। यहाँ पर हमारे जो उद्योगपति यहाँ पर मौजूद हैं, न केवल प्रदेश में, प्रदेश विदेश में एक नाम कमा पाए हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हमारे सीमाओं के भीतर जो मौजूद अनटैप्ड पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हैं, वो हम आपके सामने रखें, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें और कंसिडर करें मध्य प्रदेश को एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में। तो आइए देखते हैं अब ये लघु फिल्म। व्यापार में सरलता, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न और सरकार से सक्रिय सहयोग के लिए प्रसिद्ध
भारत के दिल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में 400 से अधिक बृहद श्रेणी की विनिर्माण औद्योगिक इकाइयां हैं। प्रदेश लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के वृहद निवेश आकर्षित करने में सक्षम रहा है और इससे 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम यानी एमएसएमईज तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में 12.48 लाख ऐसे उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें कुल निवेश 42,942 करोड़ रुपए है और 66.21 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। 4,300 से अधिक DPIIT पंजीकृत स्टार्टअप्स में से 2,000 से अधिक महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स हैं। महिलाओं की बढ़ती उद्यमिता विशेष रूप से गवर्नमेंट और IT क्षेत्रों में दिखाई देती है। ITES क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 15 से अधिक IT पार्क, 50 से भी अधिक बड़ी कंपनियां हैं, जहां 1 लाख से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 9 लाख से अधिक युवा पंजीकृत हैं। प्रतिष्ठान द्वारा 83,000 से भी अधिक पद प्रकाशित किए गए हैं और 20,000 से भी अधिक युवा प्रशिक्षणरत हैं। जबलपुर, जिसे संस्कार धानी या महाकौशल क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इतिहास और संस्कृति का खजाना है। इस क्षेत्र में ऐतिहासिक व पवित्र स्थलों, भव्य जलप्रपातों और स्वच्छ वन्यजीव क्षेत्रों जैसे विश्व प्रसिद्ध आकर्षणों का भंडार है। महाकौशल क्षेत्र का जबलपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। हाल के वर्षों में क्षेत्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित करने के मिशन पर कार्य कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की अवधारणा की गई। अतः प्रदेश सरकार द्वारा संस्कार में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ये क्षेत्र, जिसमें विभिन्न विकास चरणों में 20 से अधिक औद्योगिक पार्क हैं, इसकी विश्व स्तरीय सुविधाओं के कारण व्यवसायों के फलने फूलने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। महाकौशल में निवेश का अर्थ है एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करना जो विकास की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, कुशल कार्यबल, विभिन्न औद्योगिक आधार, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, शैक्षणिक संस्थान और बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस क्षेत्र को एक आदर्श निवेश गंतव्य बनाता है। राज्य का सक्रिय शासन, आकर्षक प्रोत्साहन और व्यापार में आसानी के साथ मजबूत आधार प्रदान करता है। खनन और खनिज, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, रक्षा और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्र यहाँ समृद्ध हो रहे हैं। महाकौशल सिर्फ एक क्षेत्र नहीं अपितु भविष्य की दृष्टि है, जहाँ आपका व्यवसाय समृद्ध हो सकता है। हम आपको इस अद्वितीय विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। महाकौशल में निवेश करें, जहां परंपरा नवाचार से मिलती है, जहां अवसर असीमित हैं, जहां भविष्य पहले से ही आकार ले रहा है। फ्यूचर रेडी महाकौशल, फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। विकासशील मध्य प्रदेश, विकासशील महाकौशल रीजन एंड कम इन इन्वेस्ट हियर। और अब मध्य प्रदेश की निवेश संभावनाओं और निवेश नीति पर आप विस्तृत जानकारी देते हैं और इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी DIPIP, उनकी प्रेजेंटेशन के लिए। आज के इस रीजनल इंडस्ट्री कंक्लेव जबलपुर के कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, माननीय श्री राकेश सिंह जी, मंत्री लोक निर्माण विभाग, मैडम संपतिया उइके, मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, माननीय श्री धर्मेंद्र लोधी साहब, राज्य मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति, माननीय श्री लखन पटेल साहब, राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन। कार्यक्रम
सीधे चलेंगे जबलपुर, जहां जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन 3500 से ज्यादा निवेशक और उद्योगपति हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल। उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग आता है तो यहाँ भी कुछ मिलता है और यहाँ आपको स्टोन मिलता है मुख्यतः। कुछ ऐसे एरिया भी जहाँ के लाइम स्टोन भी मिलता है, जैसे नीमच और धार में लाइम स्टोन मिलता है और पूरा प्रदेश हमारा खनिज से भरा हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम यदि अलग अलग नल्स को देखें तो कोल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8% हमारे पास रिजर्व है, 18% प्रोडक्शन है। इसमें मैंने जिले बताए हुए हैं कहां कहां है, मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लाइमस्टोन नेक्स्ट बड़ा प्रमुख है, जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, कोल से पावर प्लांट्स जो हमारे बहुत जुड़े हुए हैं। तो आप कोल का खनन तो कर ही सकते हैं और आप पावर प्लांट भी लगा सकते हैं। लाइमस्टोन है, आप लाइमस्टोन का खनन करके उसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ऑक्शन में ले सकते हैं। प्रचुर मात्रा में लाइमस्टोन हमारे पास और अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन उपलब्ध है और आप इससे सीमेंट इंडस्ट्री के लिए यहाँ बहुत संभावना है। डायमंड प्रदेश में मुझे लगता है कि देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश, पहला एक अकेला प्रदेश है जाके डायमंड मिलता है। कहते हैं 90% जो देश का रिजर्व है मध्य प्रदेश में। कुछ कठिनाइयां जरूर हैं कि जिसमें कि फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह के कुछ इश्यूज हैं, बट अभी हमने 5 ब्लॉक्स सर हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसको कि हम ऑक्शन कर रहे हैं। और अभी जो लास्ट बंदर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वो जो किसी कारण से फॉरेस्ट की अनुमति नहीं मिल पाई, पर उन्होंने हमें फॉरेस्ट ने यह कहा है कि आपका जब केंद्र बेधवा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो उस पर भी वो फॉरेस्ट क्लियरेंस देने पर विचार करेंगे। पायरोफाइलाइट है, जो कि आप लोगों को पता है ये एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। ये मतलब सिरेमिक इंडस्ट्री में काम आता है और फर्नेस और क्रूसिबल्स बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, कॉपर हमारे पास देश का 73% रिजर्व हमारे पास है, 120 मिलियन टन है। और आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें कॉपर का बहुत उपयोग होता है और इसमें काफी कुछ संभावना है। मैग्नीज, जो कि स्टील के एलॉइंग में यूज होता है, पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। और अभी जो नेशनल स्टील पॉलिसी बनी है 2017 की, उसमें टारगेट मैग्नीज का 300, स्टील का 300 मिलियन टन के प्रोडक्शन का है। तो जब 300 मिलियन टन के स्टील का प्रोडक्शन होगा तो हमें 11 मिलियन टन मैग्नीज की जरूरत होगी। उसी तरीके से डेकोरेटिव स्टोन, आप लोगों को पता है कि ये आपके कटनी जबलपुर में बहुत आयत में मिलते हैं। रॉक फॉस्फेट, जो कि फर्टिलाइजर में, इसको हम आजकल हम इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका बहुत उपयोग है। इसका हम सेकंड लार्ज प्रोड्यूसर हैं और अभी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मैं बताना चाहूंगा कि एक्सप्लोरेशन पे मध्य प्रदेश में बहुत काम हो रहा है और आप देखिए जो मेजर मिनरल इंडस्ट्रीज हैं, मिनरल स्टेट्स हैं, उनमें मध्य प्रदेश एक्सप्लोरेशन के ब्लॉक्स को ऑक्शन करने में सबसे आगे है। ये ऑक्शन से नहीं बल्कि ये एनएमईटी की फंडिंग से दिए गए हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग से दिए गए हैं और 41 ब्लॉक जिसमें कि लाइमस्टोन का है, कॉपर है, रेयर अर्थ है, बेस मेटल है, इन सब का हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। और अभी भारत सरकार ने डीप सीटेड मिनरल, जिसमें कि प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, गोल्ड है, के एक्सप्लोरेशन की एक पॉलिसी लागू की और मध्य प्रदेश उनकी भी ऑक्शन को करने में, हमने 2 ब्लॉक ऑक्शन कर दिए हैं जिसके अभी डेट भी है, अभी 21 अगस्त तक अंतिम तिथि है, जब तक आप इस बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश उसमें भी वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स है और इसमें अभी आज ही के दिन हैदराबाद में भारत सरकार इसकी डिटेल गाइडलाइन इशू कर रही है, इसीलिए हमने इसकी बिड की डेट भी एक्सटेंड की थी कि जब डिटेल गाइडलाइन हो जाए तो पार्टिसिपेंट्स को बिड करने में आसानी होगी। नेक्स्ट, अभी ये ब्लॉक्स ऑलरेडी अंडर ऑक्शन है, मतलब इसमें हमें बिड प्राप्त हो गई हैं, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बिड्स क्लोज हो चुकी हैं। बट 17 ब्लॉक्स हम क्या कहते हैं, हमने कोल के ऑक्शन किए हैं अभी और 20 ब्लॉक हमने कुछ मुख्य मिनरल्स के ऑक्शन किए हैं। नेक्स्ट, ये बड़ी महत्वपूर्ण है जो नेक्स्ट मैं आपको ये जो स्लाइड दिखा रहा हूं और इसमें 33 ब्लॉक है जिनको हम अगस्त में, जिनका हम टेंडर पब्लिश करने वाले हैं। तो यहां संभावनाएं हैं, आप इसमें देखेंगे कि इसमें अनूपपुर, डिंडोरी, मतलब इस जबलपुर डिवीजन के भी, बालाघाट, बहुत सारे जिले इस जबलपुर डिवीजन के भी सम्मिलित हैं और पूरे प्रदेश के सम्मिलित हैं। और मैं चाहूंगा जो भी यहाँ इन्वेस्टर्स हैं इस ऑक्शन में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करें। मैं आगे आपको बताऊंगा कि स्टेट किस तरीके से हैंड होल्डिंग कर रही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का आज का रेवेन्यू 10,000 करोड़ हो गया। देखिए, मध्य प्रदेश कभी खनिज में प्रचुर था, पर जब छत्तीसगढ़ का डिवीजन हुआ तो मेजर खनिज छत्तीसगढ़ में चला गया और एक समय था कि मध्य प्रदेश करीब 5वें-6ठे रैंक पे था रेवेन्यू के लिए। अब मध्य प्रदेश उड़ीसा के बाद दूसरे की टक्कर में आ गया। उड़ीसा का करीब 45,000 करोड़ सालाना का रेवेन्यू बहुत अधिक, बहुत सबसे आगे है क्योंकि वहां आयरन ओर बहुत प्रचुरता में मिलता है और अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ 13,000 करोड़ पे है और हम झारखंड के बराबर हो गए। झारखंड मध्य प्रदेश अब 10,000 करोड़ पे आ गया
और हम आने वाले इस साल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के लिए लक्ष्य रखा है, हमें पता है कि 24-25 नहीं तो 25-26 में हम छत्तीसगढ़ को भी क्रॉस कर जाएंगे। और ये जो हम जो क्यों कह रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में खनिज ब्लॉक और भी जगह ऑक्शन हो रहे होंगे, पर क्यों हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आप खनिज ब्लॉक के ऑक्शन में भाग लीजिए। हम आपकी पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं और हमारे विभाग के स्तर से वन विभाग मतलब एक बड़ा अच्छा समन्वय है, एक कमेटी बनी हुई है जो कि हम मंथली बेसिस पे ऑक्शन रिव्यू इस बात की करते हैं, क्योंकि आपको ब्लॉक तो मिल गया खनिज का ब्लॉक, तो उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस की जरूरत होती है, उसमें एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत होती है। तो वो हम पर्यावरण विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग और राजस्व विभाग एक साथ बैठता है हर महीने, और हम ये देखते हैं कि इन सब बिंदुओं का निराकरण हो और इसमें बड़ी अच्छी प्रगति आ रही है। और एक दूसरी चीज आती है, जब आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए होती है तो आपको कंपनसेटरी या फॉरेस्टेशन के लिए जमीन चाहिए। तो अभी हमने मध्य प्रदेश में करीब 5000 हेक्टेयर ऐसी जमीन आइडेंटिफाई की है जो कि फॉरेस्ट भी जिसमें सहमत है, राजस्व भी सहमत है, और आपको जिस किसी को भी आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने कुछ NHAI के केसेस थे जिनको कि FC क्लियरेंस की जमीन चाहिए थी, अभी कुछ माइनिंग के केसेस थे कोल के जिनको जरूरत चाहिए थी, कोई गोल्ड ब्लॉक आ रहा है उनको जमीन चाहिए थी। हमने उनको बताया कि आप इस जगह जाकर के इस जमीन पर आवेदन करें, और कलेक्टर को भी सूचित किया कि भाई इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, आप तत्काल इनको अलॉट करें। तो जो फॉरेस्ट क्लियरेंस की जो कंपलसेटरी है फॉरेस्टेशन की, वो बहुत बड़ी सुविधा है जो हम सरकार के रूप में आपको ऑफर कर रहे हैं, और हम आपके साथ हैं कि आप जो भी फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह हम आपको उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट, ये एक बस एक हल्की है कि जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं, PSUs हैं, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज हैं, पावर सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं। और मैं अपना जो खनिज से संबंधित प्रेजेंटेशन है, क्योंकि समय सीमित है, मैं यही समाप्त करूंगा, और मैं डिटेल में जो हमारा सेक्टोरल सेशन है उसमें आपको डिटेल में विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। मैं सीधे जबलपुर चलेंगे जहां से हम मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। सैनी जी यहाँ हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए, और महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती जो कि राज्य स्तर पर यहाँ आयोजित की जा रही है, उसमें हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए पधारे हैं। हम एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर उनके स्वागत करें, अभिनंदन करें। जी, श्रेय चौधरी जी, मितेश लोहिया जी, लोहिया ग्रुप बैद्यनाथ ग्रुप के सम्मानीय प्रणव शर्मा जी, मैं ये नाम तो बोल ही नहीं रहा हूँ, और अब मैं सोच रहा हूँ कि अरोरा जी दावत ग्रुप से एक से बढ़कर एक सारे के सारे स्वनाम धन्य अपने अपने क्षेत्र की, और वो सारे नाम जो सामने हैं जो भविष्य की संभावना तलाशने आए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई भी देता हूँ। आज जिस जगह बैठ करके हमने अपने इस रीजनल कॉन्क्लेव की शुरुआत की है, एक पहले कर चुके हैं, दूसरी आज है, और बाबा महाकाल की नगरी की बात चली है, चेतन जी ने बात भी कही है। महाकाल का अर्थ बाबा महादेव नहीं है, महादेव तो प्रतीक मान है, सही अर्थ में तो काल की नगरी है, और काल की नगरी में महाकाल समाये हुए हैं, और उस काल का मतलब समय बदल रहा है, और बदलते समय में दुनिया में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने अपनी एक नई ऊंचाई की तरफ कदम बढ़ाए। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ चलने के लिए तत्पर मध्य प्रदेश, जो उनके शब्दों में डबल इंजन की सरकार, और हमारी अपनी डबल इंजन की सरकार में बड़ी संभावना अपने देश की, जो वास्तव में बात तो वही है, हजारों हजार साल से भारत की पहचान अपनी अलग प्रकार की थी। काल के प्रवाह में उस पहचान पर कोई ग्रहण लगा, कोई बात नहीं, सुन के कितना अच्छा लगता है। जो 250 साल तक हमको लूट के ले गए, लेकिन 70-75 साल में हमने उनसे आगे बढ़कर के पुनः मुकाम हासिल किया, 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के। ये यहाँ का पुरुषार्थ, पराक्रम, हमारा पौरुष, हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस और हमारी अच्छाई कि काल के प्रवाह में जैसे स्प्रिंग को जितना चाहो दबा लो, जैसे ही छोड़ोगे वो उछल करके वापस अपना स्थान ग्रहण करेगी। कितना अच्छा लगता। अभी यहाँ हमारे बीच MOU हुए, तो अभी तक तो हमारे यहाँ गन बनती थी, क्या बनती थी, तोप बनती थी, अब टैंक बनने का MOU हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने
रक्षा संस्थान के माध्यम से नई एक करवट ले रहा, समय बदल रहा है और यहीं पे 16 औद्योगिक पार्क महाकौशल में जो विकसित किए जा चुके थे, 517 एमएसएमई की इकाइयां स्थापित है, 5,725 करोड़ का रोजगार 20,000 लोगों को मिल रहा है। अब 20,000 लोगों के रोजगार के बलबूते पर, लेकिन आज भी अब जो बदलते दौर में लगभग 25 इकाइयों का भूमि लोकार्पण और 50 से ज्यादा इकाइयों का एक साथ, ये कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया है। सभी प्रकारों को चीज को समेकित रूप से जोड़ने का प्रयास किया, जहां हमारे अलग अलग विभागों ने विभाग के माध्यम से भविष्य की ऊंचाइयों के लिए उनने लक्ष्य भी तय किए, उसकी विशेषता भी बताई, अपनी पॉलिसियों पे बात की। अलग अलग सेक्टर के अंदर, जैसे उदाहरण के लिए हमारे माइनिंग सेक्टर की बात आती तो केवल हमसे आगे उड़ीसा ही है, उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश है। लेकिन मुझे इस बात की और प्रसन्नता है कि हमारी खदानों को नीलामी की जो प्रक्रिया है, वो नीलामी की प्रक्रिया में पूरे देश में नंबर 1 का स्थान अगर किसी ने हासिल किया है तो ये हमारे अपने मध्य प्रदेश ने किया, जिसमें भारत सरकार ने हमको पुरस्कृत भी किया। कोई भी सेक्टर का व्यक्ति, चाहे माइनिंग के अलग अलग विधाओं में जिसको जैसे चाहिए, साफ सुथरे ढंग से हर एक माइनिंग में वो नीलामी में भाग ले सकता है। और अब जो संभावना आगे चल करके आ रही है, जिसमें खास करके कोल ब्लॉक की आपने बात कही है, दुनिया में तो अलग बात है, लेकिन भारत के अंदर हीरे के लिए मध्य प्रदेश का स्थान कितना अच्छा लगता सुन करके कि हमारे यहाँ हीरा निकलता है, लेकिन हीरा निकल के तराशने के लिए अभी कहीं और जाता है। कोशिश करेंगे कि यहाँ का हीरा यहीं तराशा जाए, इसका उद्योग भी यहीं लगे तो और आनंद बढ़ जाएगा। वनों के मामले में लगभग मध्य प्रदेश का 31% फॉरेस्ट एरिया हमारा है, लेकिन देश के भी 12% के अंदर हमारी अपनी गिनती होती है और बड़ी संभावना है लकड़ियों के लेकर उसके बाकी सारे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हमारी जो टूरिज्म की संभावना छिपी हुई है। मैं दोहराना तो नहीं चाहूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया, लेकिन ये मान के चलो कि सरकार के माध्यम सभी प्रकार के क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, अरविंदो मेडिकल कॉलेज वाले माननीय विनोद भंडारी जी ने हमारे अपने लिए भविष्य में हेल्थ के लिए भी एमओयू किया है। और ऐसे एक नहीं, लगभग मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 3 साल से भी कम समय में 12 यूनिवर्सिटी से छलांग लगाते हुए 52 विश्वविद्यालयों के माध्यम से हमारे अपने शिक्षा के मामले में भी रोजगार की संभावना है और शिक्षा के मामले में बड़ी संभावना मध्य प्रदेश से है, जिसके आधार पर हमारे मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से खसक के 25 की तरफ जा रही है। ये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और बड़े पैमाने पर इसकी संभावना भी है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर में भी हम उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों के हेल्थ के मामले में बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के जो इंडस्ट्री को लेकर के, इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर के, यहाँ जो अलग अलग प्रकार से फार्मा की अगर बात करें तो फार्मा सेक्टर में मध्य प्रदेश में 275 से ज्यादा इकाई है। अकेले पीथमपुर में 80 से ज्यादा फार्मा इकाइयां हैं और प्रदेश में 160 से अधिक देशों को फार्मा प्रोडक्ट हमारे द्वारा निर्यात किया जाता है। ये ज्यादा गौरव की बात है। मैं एक बार बधाई देना चाहूंगा, ये छोटी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। 160 देशों को फार्मा प्रोडक्ट अपने यहां से निर्यात होता है तो जोरदार ताली तो बजती है, ऐसा तो लगता नहीं है। आपके प्रोत्साहन से ही बात बनेगी। प्रमुख फार्मा कंपनियां माइलन, तेवा, मैकली आर्ट्स, अरिस्टो, एल्केम, अजंता, ग्लेनमार्क, पीरामाल, सिप्ला, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स, कौन कौन सी इंडस्ट्री की बात करें, सारी की सारी देश की है और देश की क्या दुनिया के अंदर जिनकी बड़ी बड़ी पहचान है वो हमारे प्रदेश के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती है। स्पेसिफिक खास करके हमारे फूड प्रोसेसिंग में निवेश करने वाली इकाइयों को तो हमारी सरकार के द्वारा 150% प्रोत्साहन देने के लिए हम तत्पर है। कितना सुहावना का क्षेत्र है। किस क्षेत्र में आप कल्पना करें, खास करके 2 हमारे मेगा फूड पार्क जो जिस प्रकार से आ रहे हैं, 8 पहले से हमारे विकसित किए गए हैं राज्य में। पार्ले, आईटीसी, रिच फूड्स, हर्षे, मॉडलोज, दावत फूड्स जैसे ब्रांड्स की 70 से ज्यादा इकाइयां यहाँ कार्यरत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि
हमारे यहाँ भविष्य की दृष्टि से रेडीमेड गारमेंट्स की और टेक्सटाइल की जो बड़ी बड़ी संभावना है, जिसके लिए अभी हमारे द्वारा कुछ और प्रयास भी करेंगे, जिसमें जबलपुर आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा था, जबलपुर को भी कुछ देने का बनता है। तो बहुत जल्दी जबलपुर में टेक्सटाइल और गारमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसके माध्यम से एक क्लस्टर जिसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा रहेगी, जिसमें बहनों को खास करके सीखने की और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर संभावना बनेगी। ऐसी और बहुत सारी बातों को लेकर के ये हमारी सारी इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं और मूलभूत सुविधाओं के साथ में विभिन्न विभागों के साथ जिनका तालमेल करना, उसमें भी हम काम कर रहे हैं कि खास करके पीने के पानी की, बिजली की सप्लाई की, और कई मामलों में आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ जो बिजली की खास करके सरकार के माध्यम से जो राहत दी जाती है इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, वो देश में सबसे ज्यादा कहीं मदद है तो हमारे यहाँ है। उसी प्रकार से रोजगार में खास करके हमारे लेबर के मामले में लेबर की उपलब्धता और लेबर के रेट भी देश में सबसे एक तरह से व्यापार को प्रोत्साहन देने वाले स्थिति में आते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के हम सबकी इच्छा है मध्य प्रदेश निवेश के लिए आप सबके मन को भाए और मध्य प्रदेश में आप सब आए। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवी सज्जनों, कहते हैं कि सोच को बदल के देखिए, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलने की ज़रूरत नहीं है, नज़रिए को बदल के देखिए, नज़ारे बदल जाएंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सोच और नज़रिया बदला है और विकास का ये इंजन बोगी रूपी अनेक क्षेत्रों को, अनेक सेक्टर्स को आगे बढ़ाता हुआ, इस अनंत संभावनाओं के प्रदेश में आगे बढ़ता हुआ आप सभी के योगदान से। और इस कार्यक्रम के अंत में अब धन्यवाद रखने के लिए, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री पुलकित शर्मा जी को, हमारे चेयरमैन CII भोपाल। नमस्कार। मंच पर पीठासीन मुख्यमंत्री जी, समस्त मंत्री दल, डिग्नेटरीज, देश विदेश से आए हुए इन्वेस्टर्स, मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे ये धन्यवाद प्रस्ताव रखने का मौका मिला है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में हीरे निकल रहे हैं लेकिन तराशे नहीं जा रहे हैं, लेकिन सर आज आपने ये इंडस्ट्री के जो हीरे हैं उनको तराशने का काम कर दिया है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इंडस्ट्री को आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, ना सिर्फ इंदौर और भोपाल की, लेकिन हर जिले की इंडस्ट्री को यहाँ आके अपना प्रस्ताव रखने का, एक डायलॉग करने के लिए आपने अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी इस काम को बहुत सक्षम तरीके से कर रही है, एंड उसके लिए आई विल बी आई एम प्लीज्ड। थैंक यू सो मच सर। I thank everyone who have joined us today, the press, media, and the entire organizing committee. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्य सज्जनों, इसके साथ हमारा उद्घाटन सत्र हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। पुनः धन्यवाद डॉक्टर मोहन यादव जी का, हमारे मार्गदर्शक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। धन्यवाद श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, श्री राकेश सिंह जी का, श्रीमती संपत्तिया उइके का, श्री चैतन्य कश्यप जी का और मंचासीन हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण का। आप सभी का भी विशेष रूप से धन्यवाद। अब हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए। भोजन की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पर की गई है, तो महाकौशल का स्वाद भी आप चखें, उसका भी आनंद उठाएं भोजन के साथ। और उसके बाद हम अपने सेक्टोरल सेशंस आरंभ करेंगे। सेक्टोरल सेशंस में की तरफ आपके पास पहले से ही प्रोग्राम है, तो जिन सेक्टर्स के समय के अनुसार आप उस जो हॉल्स हैं उसकी तरफ प्रस्थान करें। पर इस समय
पहले सबसे पहले भोजन और फिर बाकी की चर्चा आपके साथ इन सेक्टोरल सेशंस में। शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आज के इस विशेष सम्मेलन का उत्सव मनाते हुए, जश्न मनाते हुए एक रंगारंग कार्यक्रम जो कि यहीं इसी हॉल में होगा। We would like to thank all our leading industrialists who are here on the days as well as off the days, thanking them for their participation, thanking them for their support, thanking them for their collaborations and partnerships which they are doing with Madhya Pradesh। और आप सभी के साथ मिलकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना लक्ष्य रखा है कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य में, सपने में हम अपना योगदान दें, आगे बढ़कर योगदान दे, उत्साह से योगदान दे, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप यहाँ पर आके इसकी संभावनाओं को देखते हुए अपना निवेश, तो उस इंटरेस्ट को दिखाने के लिए भी आप सभी का पुनः धन्यवाद। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जुड़ के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। 500 लोगों को ये इकाइयां रोजगार देगी और जो आज जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ उनमें लगभग 1530 करोड़ रुपए का निवेश आज हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जो यहाँ हमारी अपनी इस कॉन्क्लेव में जो शामिल हुए उसमें रक्षा उपकरण निर्माण से जुड़ा हुआ बड़ा एक नया हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जिनके बीच में अशोक लीलैंड और आर्म्स व्हीकल लिमिटेड के माध्यम से 600 करोड़ रुपए का आपसी करार किया गया। ये जबलपुर के लिए बड़ी उल्लेखनीय बात है कि भविष्य में यहाँ टैंक का निवेश प्रारंभ होगा, टैंक के निर्माण। अभी तक तो गन के नाते से जानते थे, गन फैक्ट्री थी, लेकिन अब यहाँ टैंक भी बने जाएंगे। इसी के साथ साथ स्टार्टअप में काफी लोगों रुचि भी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया सीड फंड के माध्यम से आज 12 स्टार्टअप को अलग से राशि लगभग 1 करोड़ की दी गई है। 6 देशों ने अलग अलग ढंग से इस पूरे आज की समिट में भाग लिया। ताइवान, मलेशिया, यूके, फिजी, कोस्टारिका और इंडोनेशिया। 15 राज्यों के निवेशक, अलग अलग राज्यों से 15 राज्यों से निवेशक आए थे, जिसमें खासकर डिफेंस, खनिज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी विकास, वस्त्र एवं परिधान एवं पर्यटन संबंधित अलग अलग प्रकार के सेक्टोरल सेशन भी हुए। इसमें उद्योगपतियों और अधिकारियों के साथ सीधा संवाद हुआ और उनको निवेश के प्रस्ताव लेने देने में मददगार हुआ। लगभग 4000 से अलग प्रतिभागियों ने इसमें पूरे आयोजन में भाग लिया है। उद्योगपति और आयोजकों के साथ हमारे प्रदेशवासियों को इस सफल आयोजन के लिए और खास करके ये जो हमने कल्पना दी है, ये सभी को अच्छा भी लगा। मुझे मंच पे ही लोग बता रहे थे 90% से ज़्यादा लोग जो देश भर से आए थे वो जबलपुर पहली बार आए और आने के बाद उनने इस स्थान की खूबसूरती, आसपास के रमणीक स्थान, पर्यटन के केंद्र सबकी जानकारी मिली और दोबारा परिवार सहित आने की इच्छा व्यक्त की। यह हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी और हमारी संस्कार रहने की जो हमारी रखने की कल्पना थी कि देश के अंदर हमारी संगमरमर अद्वितीय पहचान वाली नगरी को और इससे पहचान मिले, ये बड़ी बात हुई है। एक सरकार के लेवल पे भी इसने कुछ निर्णय लिए, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स का एक यहाँ स्किल डेवलपमेंट का सेंटर की घोषणा हमने की है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को पहले ट्रेनिंग मिलेगी और फिर उससे रोजगार का एक केंद्र बनेगा। ये 2 सेंटर बनाए जाएंगे, मूलतः एक सेंटर जबलपुर में, दूसरा सेंटर उज्जैन में, लेकिन जबलपुर का सेंटर पहले प्रारंभ किया जाएगा ताकि रेडीमेड गारमेंट्स के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने वाले भाई बहन जिनको इसकी ट्रेनिंग मिलेगी उनको तुरंत रोजगार मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसके अलावा इसी स्थान पर जहां हम बात कर रहे हैं, यहीं पर हमने आईटी पार्क बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में आईटी पार्क लेवल में तुरंत प्रारंभ होगा और इसी भवन के हिस्से में स्मार्ट सिटी भवन को आईटी पार्क के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा,
जिससे बड़े पैमाने में लोगों को रोजगार मिलेगा। जो हमारा ऊपर बना हुआ ऑडिटोरियम या होटल का पार्ट तो अलग आ जाएगा, लेकिन शेष भवन में IT पार्क के माध्यम से IT से जुड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जबलपुर का एक बहुत बड़ा अपने आप से नया सेक्टर प्रारंभ होगा। आज जो प्रमुख निवेश प्रस्ताव मेरे पास आए हैं और उसको फाइनल किया है, मैं कुछ उनके उल्लेखनीय बात बताना चाहूँगा। हमारा बैजनाथ ग्रुप का खाद्य प्रसंस्करण का ये छिंदवाड़ा में इसका प्रोजेक्ट लगने वाला है। इसी प्रकार से रमणीक पावर माइंस एंड मिनरल्स का ये फेरो एलाई का ये बालाघाट में लगेगा। एक हिंडलबर्ग सीमेंट का बड़ा प्लांट आने वाला है, एक सोलर शूटिंग का, एक लोहिया ग्रुप, छिंदवाड़ा PLR सिस्टम और साथ ही साथ अलग अलग दूसरे स्थानों के भी यहीं से बैठ करके कुछ भोपाल के, जबलपुर के, इंदौर के, दमोह के, ऐसे अलग ऐसे डिफेंस का ये AVNL ग्रुप ये डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने का काम करेगा। ये लगभग 600 करोड़ के निवेश इसमें लाया, 900 लोगों को रोजगार मिलेगा। अलग अलग सेक्टर के सब मिलाकर के 13,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। इसमें SRF फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा 2,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिसमें 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये हमने जो कल्पना की थी, इसमें आज के अवसर पर इस कार्यक्रम में हाईलाइट करने लायक अगर कोई बात है तो 700 से अधिक बायर सेलर मीट की गई है। इसमें 30 से अधिक उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा की गई है। 15 राज्यों से निवेशक आए हैं। 5 सेक्टरल सत्र किए गए, जिसमें डिफेंस, खनिज खनन का क्षेत्र, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्रोद्योग, डेयरी, पर्यटन। इसी के साथ साथ गोलमेज 3 राउंड टेबल की चर्चा हुई है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में निवेश के अलग अवसरों पे आगे जाकर के ये भी प्लान कर रहे हैं कि केवल रक्षा के मामले में हमारी एक अलग से समिट की जाए, जिसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शासकीय और अशासकीय दोनों सेक्टर के लोगों के साथ में जोड़ करके और नए स्टार्टअप वाले बच्चों के साथ भी जुड़ करके इसमें एक बड़ी संभावना पे काम किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ जो कॉटन लगभग 40% हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है या बाहर जाता है अन्य राज्यों में। तो कॉटन आधारित उद्योग भी अपने प्रदेश के अंदर लगे। ऐसे अलग अलग सेक्टर पे कुल मिलाकर के खुल करके चर्चा करने का बड़ा लाभ मिला है और निवेशकों ने जिस ढंग से उत्साह और उमंग दिखाया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो हमने रीजनल समिट करने का जो निर्णय किया था, उसके निर्णय के प्रति भी लोगों को बहुत आनंद आया। आमतौर पर बड़े बड़े शहरों में लगने से और एक ही जगह बात करने से उसका माहौल उत्साह का नहीं बनता है, लेकिन समूचे प्रदेश को रेखांकित करते हुए जो बात कर रहे हैं। लेकिन एक आपकी जानकारी भी बताना चाहूँगा कि ये रीजनल समिट जो जैसे जबलपुर में हो गई, तो जबलपुर के निवेश के प्रस्ताव बंद नहीं हुए, ये लगातार जारी रहे। यहाँ पर भी स्थानीय स्तर पे जो लोग रोजगार के लिए इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, अलग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी हमारे यहाँ के अधिकारियों से लगातार संवाद करते हुए अब आने वाले समय में जैसे ये समिट सागर, ग्वालियर, रीवा में होने वाली है, बाद में भोपाल में होगी, तो यहाँ उस समिट में चलते चलते भी यहाँ के लगातार प्रस्ताव जो मिलते रहेंगे उसमें भी काम करेंगे। एक अच्छी बात है कि इथेनॉल के बहुत बड़े पैमाने पे प्रस्ताव मिले और इथेनॉल का केवल इथेनॉल के लिए नहीं, ये हमारे लिए मोटे अनाज की दृष्टि से बहुत काम का है। राइस का, मक्के का, ये बड़े पैमाने पे कृषि क्षेत्र में मददगार होने वाला है प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से भविष्य की बड़ी संभावना है। इसी प्रकार से कोल इंडस्ट्रियों के साथ साथ हमारी पावर सेक्टर में भी अच्छे प्रस्ताव मिले। लगभग 4,500 करोड़ के अडानी ग्रुप ने ही हमको कोल और सोलर से जुड़े हुए पावर प्रोजेक्ट पे अपने निवेश फाइनल किए हैं। साथ ही साथ और अन्य अलग अलग लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं। कुल मिलाकर के जिस प्रकार का वातावरण बना है, ये सभी सेक्टर के लिए, उदाहरण के लिए मेडिकल सेक्टर में भी हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव भी मिले
और हॉस्पिटल से जुड़े हुए अलग अलग बीमारियों को लेकर के भी अलग अलग प्रस्ताव हुए हैं, माध्यम से निजी क्षेत्र एजुकेशन के लिए भी बात आई है। करके सभी क्षेत्र में समान रूप से और खान आधारित उद्योग, माइनिंग आधारित मिनरल्स पे हमारे यहाँ जो उपलब्धता है उसमें खरीद से लगा करके आयरन तक, और एक तो हमको स्टील प्लांट का भी प्रस्ताव मिला है। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रस्तावों के माध्यम से औद्योगिक निवेश का एक नया वातावरण पूरे देश में मध्य प्रदेश को लेकर के बनेगा, और मध्य प्रदेश न केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर में मजबूत होगा बल्कि और आगे जाएगा। मेरी अपनी ओर से सभी निवेशकों और सभी मीडिया के बंधुओं को जिस ढंग से आप सकारात्मक माहौल बनाया, हमारे जबलपुर के सारे नेतृत्व को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार मानूंगा कि आपके कारण से हमारा ये सेक्टर जो हमारी अपनी प्रतिबद्धता है कि हम जबलपुर और महाकौशल के बेल्ट में नए निवेश को भी लाएंगे और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। जनता ने जो हम पे भरोसा किया है उस भरोसे को खरा उतरने के लिए बड़े पैमाने पर आप सबका सपोर्ट मिला है। मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्षेत्र की जनता का और प्रशासन का भी, जिनके कारण से ये पूरा आयोजन हो सका है। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, अशोक लीलैंड ने यहाँ के डिफेंस वालों के साथ एमओयू किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसमें मददगार है। ये भारत सरकार के जो आपस के करार हैं उसमें, और लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि भविष्य में डिफेंस के सेक्टर में अलग अलग प्रकार के उनके रक्षा के संसाधन या जो उनकी जरूरतें वो वेपन्स भी बनेंगे, लेकिन उसकी जुड़ी हुई बाकी लैंड जहाँ उसका वो परीक्षण करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बुला करके उससे जुड़े हुए सारे पक्षों पर समान रूप से मध्य सरकार अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कर तैयार होगी, उसमें उससे जुड़े सेक्टर के लोगों के काम होगी। ऐसे और भी अलग अलग सेक्टर पे हम प्रत्येक रूप से जो रोजगार परक भी होंगे और डेवलपमेंट आधारित भी होंगे, दोनों पे काम करेंगे। देखो, हम इस जो रोजगार पर मैंने उसकी बात नहीं कही, केवल रेडीमेड गारमेंट्स नहीं, हमने तो टेक्सटाइल की बात भी कही और उससे आगे बढ़ करके आईटी की बात भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ मिनरल बहुत है जबलपुर बेल्ट में, तो मिनरल में भी केवल रॉ मटेरियल ले जाने के बजाय उसके यहाँ से प्रोडक्ट तैयार हो जाए, तो कुल मिलाकर रोजगार प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री फ्री हो सकती है वो सबको प्रोत्साहन दे रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि जो हमने अपनी गाइडलाइन जारी की उस गाइडलाइन से हट करके भी कोई अच्छी इंडस्ट्री खड़ी होती है तो सरकार उसको भी मदद करने को तैयार है। कुल मिलाकर के रोजगार परक एक तरह से रोजगार फ्रेंडली माहौल बनना चाहिए, तो ये उसी दृष्टि से हम इसको चल रहे हैं। देखिए, समान रूप से हम न केवल ये रिलीजियस टूरिज्म पे बात कर रहे हैं, बल्कि जो आपके आसपास का फॉरेस्ट का एरिया है या हमारे हेरिटेज के आसपास के स्थान है, सभी को जोड़ करके टूरिज्म के सभी सेक्टर में समान रूप से मदद करें। अब मुझे लगता है क्या अभी हाल मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, छोटी छोटी इंडस्ट्री और आईटी की इंडस्ट्री, आपकी जानकारी के लिए आईटी इंडस्ट्री को चाहिए क्या? आईटी इंडस्ट्री को जगह चाहिए जहां वो अपने आईटी के बच्चों को बिठा करके वो अपना काम करा लें। इसीलिए हमने कहा कि आईटी पार्क हम यही बना देते तो 10 इंडस्ट्री इसमें भी काम करना चाहिए, तो आईटी पार्क में उनको जगह दे देंगे। यही तो तरीका है कि उसमें 500 लोग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हर एक वो चीज जिसके माध्यम से रोजगार मिल सकता है वो अम्ब्रेला सरकार उपलब्ध कराने को तैयार है। बहुत धन्यवाद।
तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे।